अस्सलामुअलैकुम। भीगा दिसंबर जो कि मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, नॉवल तानिया ताहिर का। आई नो बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा, लेकिन बस कुछ रीज़न्स की वजह से इसको दरमियान में छोड़ना पड़ा। और अगर आप लोगों ने इसकी बाकी एपिसोड सुननी है तो नीचे नीचे क्या, डिस्क्रिप्शन में तो नहीं मैं ऐड करूँगी, लेकिन आप लोग पॉडकास्ट या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि मैं रेगुलर बेसिस पर जो भी एपिसोड या नया नावल अपलोड करूँगी उसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ज़्यादातर पॉडकास्ट ज़्यादा इजी रहेंगे क्योंकि शॉर्ट नावल्स की वजह से, उसकी प्लेलिस्ट की वजह से प्लेलिस्ट में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तो आप लोग इसको पॉडकास्ट में ढूंढ सकते हैं। और मुझे भी काफ़ी हद तक भूल चुका है ये नावल, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नावल सुना चुकी हूँ, आलमोस्ट इसकी 1135 पेजेस हो चुके हैं और 1411 इसके टोटल पेजेस हैं, तो मतलब कुछ पेजेस इसके रहते हैं, तो हम इसको पहले कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग इंशाल्लाह भीगा दिसंबर नहीं हम लोग दूसरा नावल स्टार्ट करेंगे, सुर्ख आंचल, तो वो आप लोगों को डेली बेसिस पर वो मिला करेगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड नंबर है 7, तो स्टार्ट करते हैं। मुझे बाबा से मिलना है, उसने कहा। दाऊद ने दांत पीसकर उसकी जानिब देखा। तुम नहीं मिल सकती, कम अज़ कम तब तक जब तक मेरा बेटा मेरे हाथों में सही सलामत नहीं आ जाता, दाऊद ने टका सा जवाब दिया। जरियाब ने मारे गुस्से के भड़क कर दाऊद का गिरेबान जकड़ा। तुम होते कौन हो उसको रोकने वाले? उसका कानूनी शरई हक है कि वो हमसे मिले, वो चिल्लाया, जबकि दाऊद ने एक झटके से उससे अपना गिरेबान छुड़ाया था। उसके सारे कानूनी शरई हक सिर्फ मुझ तक घूम कर आते हैं। अब तुम जा सकते हो, और अगर अब भी तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, और यकीनन ये मेरे लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं, दाऊद ने सर्द लहजे में कहा। जरियाब उससे पहले कुछ कहता, बिशा ने अपने आंसू साफ किए और वो दाऊद के आगे आ गई। सुन लिया ना आपने, अब जाइए, वो बोली, लहजे में अजीब टूट फूट थी। बिशा ने जरियाब को कहा। बिशा प्लीज़, जरियाब ने बेबसी से कहा, जबकि बिशा का दिल कट रहा था। वो कैसे उसे कुछ कहती। प्लीज़ जाइए आप, उसने कहा। वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगर वो चली जाती तो पीछे से दाऊद फिर मारपीट करता। दाऊद के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। बिशा जबकि बेबस खड़ी थी। दूसरी तरफ जरियाब खुद में जब्त करता रह गया। अगर तुम साथ चलती तो शायद बाबा जी उठते, जरियाब ने कहा। बिशा ने अपनी सिसकियां रोकी और दाऊद ने उसे वहां से निकलवा दिया। रोती हुई बिशा का हाथ पकड़कर वो अंदर ले आया। मर्दान खाने में उनके आते ही मर्द सब इधर उधर हो गए। बिशा उसके सामने बिल्कुल रोना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी वो हारे हुए अंदाज में बैठी थी। ज्यादा रोना धोना डालने की जरूरत नहीं है, मेरे बेटे की सेहत पर असर पड़ेगा, वो सख्ती से बोला। बिशा ने उसकी जानिब देखा। क्या इस शख्स के दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी? आखिर उसका कसूर था क्या जो वो इतना सख्त था? उसके लिए ये फिर शायद उसकी किस्मत में दाऊद की बीवी बनना था। अगर कोई और लड़की बनती तो शायद वो भी ये सब बर्दाश्त करती। उसने सर झटक कर झुका लिया। दाऊद ने मुलाजमा को आवाज़ दी और उसे कुछ खाने के लिए लाने का कहा। बिशा का बिल्कुल दिल नहीं था कुछ भी खाने का, मगर वो फिर भी कुछ नहीं बोली। दाऊद उसके पास बैठ गया, मुस्कुराकर उसकी उलझी लटों को संवारने लगा। बिशा ने बस एक नज़र उसकी जानिब देखा। यहाँ तुम्हें कोई इतना प्यार नहीं करता जितना मैं करता हूँ, तो तुम्हें ज़रूरत ही क्या है मुझे छोड़कर कहीं जाने की? वो उसके कान के नज़दीक झुककर बोला। बिशा उसकी तरफ से मिलने वाले हर जज्बे से आरी हो चुकी थी। वो वैसे ही बैठी रही। तुम देखना बिशा, जब हमारा बेटा होगा तो हम दोनों उसके लिए बहुत कुछ करेंगे। दाऊद की बात मुकम्मल होती कि बिशा के चेहरे पर उमड़ने वाली मुस्कुराहट से वो चुप हुआ। अगर हमारा बेटा हुआ तो मैं उसकी गर्दन दबाकर मार दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई दूसरा दाऊद इब्राहिम जन्म ले। बकवास कर रही हो, मेरे बेटे को छू भी नहीं सकती तुम, कजा के उसे मारोगी? अचानक उसके बाल पकड़कर उसने पीछे खींचे थे और तभी ज़ारा खाना लेकर आ गई। जरीना खातून उसे भेजना नहीं चाहती थी, मगर वो फिर भी ज़बरदस्ती खुद ही आ गई। और आज तो स्याह रंग का लिबास पहने वो मुकम्मल बालों को खोले जब दाखिल हुई तो दाऊद की नज़र उस पर ठहर गई। दूसरी तरफ बिशा भी उसी की तरफ देख रही थी। दाऊद उसे एक टिक देखे जा रहा था। बिशा ने दाऊद की जानिब देखा, फिर ज़ारा को देखा और उसने चेहरा मोड़ लिया। उसे गर्ज नहीं थी वो जिस मर्जी को देखता, बल्कि अच्छा था वो उसके अलावा किसी और को देखता। वो शुक्र अदा करती कि उससे जान छूट गई। बिशा ने खाने की ट्रे अपनी जानिब खींची और वो चेहरा झुकाकर खाना खाने लगी। दाऊद ने जैसे ट्रे की आवाज़ पर अपनी निगाह फेरी। ये तुम क्या?
बाल खोलकर मुंह उठाकर आ जाती हो, वो चिढ़कर बोला। ज़ारा सटपटाई। आज से पहले तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। नफरत से बिशा को देखा कि कहीं उसी ने तो दाऊद के दिमाग में ये रील फिट नहीं की, जबकि बिशा को कोई गर्ज नहीं थी वो कुछ भी करता। तुम्हारे पास ज़रा लिहाज पर्दा कुछ नहीं है, वो झिड़क कर बोला। तो ज़ारा ने सर झुका लिया। साईं, ये औरत आपको दिन ब दिन पागल कर देगी। ज़ारा का हौसला न जाने किस चीज़ ने खोला था। बिशा का हाथ एक लम्हे के लिए रुक गया कि वो कितने सुकून से दाऊद से वो बात कर रही है जो आज तक उसने नहीं की। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, अपने दिमाग की फजूलियात को निकाल फेंको, वरना हवेली से तुम्हें निकाल फेंकूंगा, दाऊद ने बरहम होते हुए कहा। तो ज़ारा रोने लगी। बिशा से मजीद ये ड्रामा देखा नहीं गया। वो वहाँ से उठी और कमरे में चली गई। न जाने क्या मसला था, कुछ ना करके भी उसे ऐसा लगता था कि वो तवील मुसाफर तय करके आई है और वो इतना ही थक जाती थी। बिशा को दांत पीसकर दाऊद ने देखा। वो चाहती तो ज़ारा को झिड़क सकती थी, वो उस पर हक तो जताती, कहीं से तो वाजे करती कि उसके दिल में दाऊद के लिए कुछ है, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। दाऊद ने ज़ारा की जानिब देखा जो रो रही थी। तुम्हें मैं पसंद हूँ, वो सवाल करने लगा। ज़ारा ने ज़ोर शोर से सर हिलाया। दाऊद के दिमाग में न जाने अब क्या चल रहा था। ठीक है जाओ, वो बोला। ज़ारा उसकी लापरवाही देखती रह गई। इतनी बड़ी बात थी और उसे आम सी लग रही थी, क्योंकि कौन नहीं थी जो दाऊद इब्राहिम को पसंद ना करती हो सिवाय दाऊद इब्राहिम की अपनी बीवी के, और उसे यही बात बुरी तरह चुभती थी। ज़ारा वहाँ से चली गई तो दाऊद का सेलफोन बजने लगा। साईं, मूसा साईं को पुलिस पकड़ कर ले गई है। कौन गाली जिसमें जुर्रत हुई मूसा इब्राहिम को पकड़ने की। अचानक वो खड़े होते हुए दहाड़ा। साईं, आप यहाँ आ जाएं, मुलाजिम ने कहा। तो दाऊद भड़कते हुए वहाँ से निकलने लगा। उसने कभी मूसा की हरकत पर नोटिस नहीं लिया था। हाँ, अलबत्ता अपनी अपने बाप की इज्जत को बचाने के लिए हमेशा उसे प्रोटेक्ट ज़रूर किया था, भले वो जायज़ होता या नाजायज़। वो 15 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुँच चुका था और वहाँ ज़रियाब को देखकर एक पल के लिए वो कुछ हैरान हुआ कि ये शख्स अभी तो गया था। दाऊद इब्राहिम को देखकर कांस्टेबल खड़ा हो गया और झुककर उसे सलाम करने लगा। ताकत बुराई की थी, जबकि कानून उनके सामने हाथ बांधे खड़ा था। दाऊद ने चेयर सीधी की और टांग पर टांग रख कर बैठ गया। हाँ भाई मोहित, यहाँ तक आने की मुझे जहमत क्यों करनी पड़ी, वो ज़रियाब को देखते हुए बोल रहा था। अब ये अपनी वकीली इस पर वाजे करेगा। सर, माफ़ी चाहता हूँ, बस वो मूसा साईं के खिलाफ। क्या खिलाफ? दाऊद ने खा जाने वाली नज़रों से कांस्टेबल को देखा। हर हफ्ते हुकूमत इस थाने में इतना पैसा नहीं भेजती जितना पैसा दाऊद इब्राहिम तुम्हारे पेट में भरता है, इस SHO के पेट में भरता है। और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मूसा को इन सलाखों के पीछे जकड़ने की? वो टेबल के ऊपर हाथ मारता चिल्लाया। अरे दाऊद साहब, आप। HO साहब भी आ गया। उसने दाऊद को मुस्कुराकर देखा। देख लो सिकंदर, तुम्हारे थाने की सलाखों के पीछे मेरा भाई है। बताओ अब इस थाने को आग लगाऊं या तुम्हें लगा दूं? वो घुराया, निगाह ज़रिया पर थी। हैं, क्यों पकड़ा है मूसा साईं को? SHO बोला। सर, वो ज़रियाब। कांस्टेबल ने सारी कहानी उसे एक तरफ ले जाकर सुनाई कि ज़रियाब भी उस वक्त का नामवर वकील था और वो एक बटन पुश करता यहाँ मीडिया इकट्ठा हो जाता, और उसने आते साथ ही ये धमकी दी थी। मूसा ने किसी के घर में घुसकर उसकी इज्जत लूट ली थी और वो इसी तरह आज़ाद बेमाहिर नहीं फिर सकता था। ज़रियाब सपाट नज़रों से दाऊद को देखकर अब SHO की तरफ देख रहा था जिसके रंग उड़ रहे थे। उसने ज़रियाब को देखा। मुझे बस 1 मिनट लगेगा तुम्हारी वर्दी उतरवाने में। अगर तुमने कोशिश भी की उस नापाक गलीज इंसान को बाहर निकालने की, कितनी फाइलें उसके नाम की ये आदमी बंद करवाएगा। जिस दिन उसके घर में लूट पड़ेगी वो भी उस इंसान के हाथों, आखिर उस दिन उसे एहसास होगा लूट पड़ना किसे कहते हैं। मैंने स्ट्रॉन्ग केस बनाया, तुम्हारा बाप भी इसे यहाँ से बाहर निकाल नहीं सकता, और अगर ज़रा भी कोशिश की तो मीडिया तुम्हारा जीना हराम कर देगा। अब तुम खुद सोच लो तुम्हें क्या करना है। जिस तेज़ी से यहाँ मीडिया आएगा, इस तेज़ी से तुम्हारे काले करतूत सबके सामने आएंगे। ज़रियाब ने पेपर्स टेबल पर उछालता और वो वहाँ से निकलता चला गया, जबकि SHO ने दाऊद के आगे हाथ जोड़ दिए। साईं, बस एक रात, कल सुबह मैं खुद मूसा साईं को हवेली छोड़ने आऊँगा। तुम्हें क्या लग रहा है ये सब मैं नहीं कर सकता? दाऊद ने सर्द मोरी से उसकी तरफ देखा। प्लीज़ दाऊद साईं, प्लीज़, बस एक रात की बात है, प्लीज़। वो उसके पाँव पकड़ने लगा। उस एक रात में मेरे बाप की इज्जत बर्बाद हो जाएगी और तुम्हें लग रहा है कि ये बस एक रात है? मैं तुम्हें कह चुका हूँ, मूसा को निकालो बाहर। साईं, नहीं कर सकता, मेरी वर्दी उतर जाएगी। वो बेचारा रो देने को था। दाऊद ने मुड़कर बरहमी से उसकी जानिब देखा।
प्लीज़ साईं, वो हाथ जोड़ता बोला तो दाऊद नफरत से फुनकारता वहां से निकल गया। उसे मूसा पर भी सख्त गुस्सा था। उसने उसे रोका था कि वो कुछ भी करे, मगर ये ख्याल लाजमी रखना कि वो किसी के हाथ न चढ़े। मगर वो नशा करके अपने हवास खो देता था और अक्सर तभी ऐसी हरकत करता था। दाऊद वहां से बाहर निकल आया तो जरियाब अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। मुस्कुराकर उसकी जानिब देखने लगा। ये शुरुआत है। तुम ये समझते हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ये सिस्टम, ये दुनिया? नहीं। दाऊद हंस पड़ा। मेरे हाथ में सिर्फ तुम्हारी बहन की गर्दन है। वो अपने हाथों की मुट्ठी बंद करता उसे दिखाने लगा। देखो कितनी ताकत है फिर इन हाथों में। तुम एक नीच इंसान हो। जरियाब ने भड़कते हुए उसका गिरबान जकड़ लिया। दाऊद अलबत्ता हंसता रहा। शरारत से अंदर जाकर उसे आज़ाद करवाओ, वरना तुम्हारी बहन को मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकेगा। नहीं 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 दाऊद इब्राहिम, वो तुम्हें बेटा देने वाली है। तुम मरकर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ये मैं जानता हूँ। और मूसा को यहाँ से अब कोई नहीं निकाल सकता। जरियाब ने कहा तो दाऊद फिर से मुस्कुराया। बहुत समझदार हो यार तुम तो, मगर फिक्र ना करो, दाऊद इब्राहिम कच्ची गोलियां नहीं खेलता। उसने उसका शाना थपथपाया और वहां से जाने लगा। तुम अपनी आई में मरोगे दाऊद इब्राहिम। जरिया पीछे से दौड़ा। वो आई कब आएगी? वो आंखों को दिलकश जुम्बिश देता गाड़ी में सवार हो गया, जबकि जरियाब दांत पीसता रह गया। वो सुबह के नजदीक वापस लौटा था। बीशा रोज की तरह उसके बिस्तर की बजाय जा नमाज पर थी। दाऊद उसके सामने आकर बैठ गया। क्या मांगती हो रोज? उसने उसका हाथ पकड़ लिया। बीशा ने उसकी जानिब देखा। कि अल्लाह दाऊद को मरता तड़पता मैं अपनी आंखों से देखूं, वो बिना डरे बताने लगी, जबकि दाऊद का कहका पूरे कमरे में गूंज गया। दाऊद ने उस कमरे को एक बार फिर से बिल्कुल वैसा ही ठीक करवा लिया था। बीशा एक बार फिर उसमें कैद थी। तो क्या हुआ? पिछले 1 साल में एक बार भी तुम्हारी नहीं सुनी गई? वो बोला और उसका चेहरा अपनी उंगली से ऊंचा किया। मगर एक हकीकत है, तुम रोज़ बरोज़ मेरा दिमाग हिला देती हो जब यहाँ बैठती हो। मैं हैरान रह जाता हूँ कि तुम्हारे चेहरे से निगाह क्यों नहीं हटा पाता। वो बोला और उसके चेहरे के नज़दीक आने लगा। बीशा ने अपना चेहरा मोड़ लिया। दूर रहिए मुझसे, वो बोली। दाऊद ने संजीदगी से उसकी सूरत देखी। तुम मेरी इज्जत नफ्स पर ज़र्ब न लगाओ, वरना तुम्हारे वजूद पर इतनी ज़रबे लगा दूंगा कि तुम गिनती रह जाओगी। उसने बीशा की कलाई जकड़कर खींची और उसे उठाकर वो बेड की जानिब ले आया। दाऊद, हाथ छोड़िए मेरा। मेरा कोई इरादा नहीं आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने का। दाऊद ने उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। तुम्हें नहीं पता फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते हैं जो। वो रुक गया। आंखों को मायनी खेत जुम्बिश दी। मर्द आपके जैसा हो तो मुझे ये भी कबूल है। हाथ छोड़िए मेरा, वो चिल्लाई। श्श। दाऊद ने उसके मुंह पर सख्ती से हाथ रखकर उसे रोका कि वो ज्यादा ना बोले। अक्सर सोचता हूँ यार, क्या फजूल में अपनी जिंदगी के कीमती दिन तुम्हारे जैसी बकवास लड़की पर ज़ाया करता हूँ। खूबसूरत तो ज़ारा भी है, 2 बोल ही तो बोलने हैं। उससे शादी कर लेता हूँ, कम अज कम सुकून तो मिलेगा। मगर वो रुका। लबों की तराश में हंसी थी। मगर जो मज़ा तुम्हें रोज़ जेर करने में है, कहीं और कहाँ। रोज़ जब तुम तड़पती हो बस इसीलिए कि मैं तुम्हें न छूऊं, तो वो मज़ा कहीं और मुझे मिल ही नहीं सकता। अब अपनी ज़बान को लगाम दो, वो बोलता हुआ उसके चेहरे पर झुका। बिशा उससे खुद को छुड़ाने की तगोदो में बेड पर जा गिरी और दाऊद ने अपने शाने पर से मुस्कुराकर शॉल उतारी। बिशा के लिए एक बार फिर अजाब के ये लम्हे मुंह उठाकर आ गए थे। मर जाओ दाऊद, मर जाओ, वो चिल्लाई। दाऊद तुम्हें साथ लेकर मरेगा। दाऊद ने उसे अपनी जानिब खींचा और उसके कान में सरगोशी की। वो फतेहयाब था, बेहद खुश था। और क्या चाहिए था? जो वो चाहता था सब बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। उसने कमरे में जलते वाहिद लैंप को हाथ बढ़ाकर बुझा दिया और कमरे में फैले अंधेरे में बिशा सिसकती रह गई। दिन गुजरते गए और हर गुजरता दिन रोज़ की तरह उसे एहसास दिलाता रहा कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गई है। दाऊद रोज़ अपने बेटे की गर्दान लापता था, जबकि बिशा हर मुमकिन तरीके से उसे ये एहसास ज़रूर दिलाती थी कि वो खुश फहम है। इस बात पर अक्सर उन दोनों के दरमियान तवील झगड़ा छिड़ जाता और ये कोई नई बात तो नहीं थी। ये तवील झगड़ा तो उस दिन से चल रहा था जिस दिन से वो इस घर में आई थी, और वो सिर्फ अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। बहुत याद आती थी घर वालों की, बहुत दिल करता था भाग कर छुप जाए, मगर वक्त और हालात उसे ऐसे करने नहीं देते थे। 7 महीने गुजर गए थे। अब तो दाऊद ने किसी डॉक्टर से चेक नहीं कराया था। उसकी तबीयत भी न ढाल ही रहती। वो उसके खाने पीने का ख्याल बहुत रखता था और साथ के साथ
उससे ये एहसास भी दिलाता था कि उसके बेटा होगा, जबकि उसका दिल इस बात पर मोहर लगा चुका था कि उसको बेटी ही होगी। ना उसके दिल में उसके बच्चे के लिए कोई खुशी थी, ना कोई गम। वक्त के साथ साथ उसके हर एहसास पर बर्फ जमती जा रही थी और वो खुद भी खुद से आकाश आने लगी थी। उन्हें दरो दीवार में रह रहकर वो थक जाती थी। ना उसे उस कमरे से निकलने की इजाज़त थी और ना वो कहीं आ जा सकती थी। सब तो खुश थे, मुतमईन थे। अगर कोई एहसास नहीं था तो वो विशा के लिए नहीं था। उस दिन के बाद से उसने ज़रियाब को नहीं देखा। हो सकता है वो आया हो। वहाँ सबको याद करके बहुत रोती थी और अक्सर दाऊद उन सब के लिए उसे तड़पते हुए देखता था और वो एक ही बात कहता था, तुम्हें उन सब लोगों से इतना सब कुछ सुनने के बाद भी नफरत नहीं, मगर मुझसे नफरत है जो तुम्हारे बकौल कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये बात तो उसकी आंखें चीख चीख कर कहती थी। वो अपनी आखिरी सांस तक दाऊद से नफरत करेगी और अगर किसी एक लम्हे भी उसके अंदर दाऊद के लिए जज्बात पैदा हुए थे तो वो कोड़ सकती थी खुद को कि वो उसके लिए खुद में कोई एहसास भी रखती थी। दाऊद सुबह से उसे नज़र नहीं आया था। उसकी तबीयत में अजीब बोझलपन था। ऐसा लगता था जैसे कुछ हो जाएगा। उसका दिल घुट रहा था। वो काफ़ी देर से बिस्तर पर लेटी दीवारों को देख रही थी। अब तो ऐसा लगता था वो बोलना भूल गई है, और बोले भी तो किससे? वो एक शख्स से जो रोज़ उसके पास आता था, बस। और क्या बोले सिवाय लड़ाई झगड़े के? और कुछ नहीं। उसका दिल घबरा रहा था। उसने उठने की कोशिश की और वो बामुश्किल चलती हुई बाहर आ गई। बाहर निकली तो मुलाजमीन ने उसे हैरानगी से देखा। वो यूं ही चलती हुई जनान खाने में आ गई। यहाँ जरीना खतून नहीं थी, अलबत्ता उसका सामना ज़ारा से हो गया। उसने बिशा की तरफ देखा। बिशा ने सपाट नज़रों से उसे देखा और वो जरीना खतून के कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम कभी साईं को बेटे की खुशी नहीं दे सकोगी, ज़ारा बोली तो बिशा ने आजिज आकर उसे देखा। खुदा के लिए रख लो तुम ही दाऊद को, बल्कि उन्हें बेटा वारिस जितने चाहे बेटे तुम दे दो, मुझे मत टीज करो। वो अचानक गुस्से से भड़की। ज़ारा हंसने लगी तो बिशा अपनी तबीयत के बायस उसे यूं ही छोड़कर जरीना खतून की जानिब बढ़ी। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके अलावा पहलू में दर्द अलग उठ रहा था। वो उनके पास जाने लगी कि मुलाजमा दौड़ती हुई उसके पास आई। बिशा बीबी, दाऊद साईं हवेली में आ गए, इससे पहले वो अंदर दाखिल हो, आप वापस लौट जाइए, वो मुलाजमा बोली तो बिशा ने पलट कर दाखिली दरवाजे को देखा। उसने अपने कदम वापस ले लिए, मगर चाह कर भी वो दाऊद से पहले कमरे में बंद न हो सकी। और दाऊद ने मर्दान खाने की दहलीज पर कदम रखा तो दूसरी तरफ बिशा दरवाजे के पास खड़े थे। उसने सर्द नजरों से बिशा को देखा। क्यों बाहर निकली थी तुम? क्या काम पड़ जाता है तुम्हें? जब तुम्हें कहा है आराम करो, मेरे बेटे की सेहत के लिए ये अच्छा नहीं, तो तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? दाऊद भड़कता हुआ उसके नज़दीक आया। बिशा की आंखें भीग सी गई। मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं यही बताने के लिए गई थी, वो बोली तो दाऊद एकदम अलर्ट हुआ। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? उसने उसे थाम लिया। ज़ारा जो दूर खड़ी उसके डांटने से महजूज होना चाह रही थी, एकदम दाऊद के अंदाज और उसकी केयर पर उसने बुरा सा मुंह बनाया, जबकि दाऊद ने बिशा को थाम लिया। क्या हुआ है? क्या फील कर रही हो? डॉक्टर के पास ले चलूं तुम्हें? उसने कहा तो बिशा को दर्द ज़्यादा होने लगा और उसने इस बात में सर हिलाया। दाऊद ने उसे बाजुओं में उठा लिया। वहाँ सब ने दाऊद की उसके लिए कंसर्न देखी थी। ये तो बिशा जानती थी, ये बेटे के वहम की कंसर्न है और कुछ भी नहीं। बिशा की तकलीफ से आह निकल रही थी। दाऊद उसे अजलत में डॉक्टर वहाज के पास ले गया। डॉक्टर वहाज ने उसे फ़ौरन ट्रीटमेंट दिया तो उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई। आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप ठीक से खुराक लिया करें, वहाज उसे बोला और उसको कुछ मेडिसिन लिख कर दी। उस वक्त बिशा, डॉक्टर वहाज और सिर्फ एक नर्स खड़ी थी। डॉक्टर, मेरे बेटा है या बेटी? बिशा पूछना नहीं चाहती थी, मगर वो जानती थी दाऊद लाजमी पूछेगा, तभी उसने पहले पूछने का सोच लिया। डॉक्टर वहाज ने उसकी सूरत देखी। बेटी, वो बोला। उसे उस लड़की पर तरस भी आया। इतनी सी उम्र में वो कितने झमेलों में पड़ गई थी। बिशा ने जोर से आंखें बंद करके खोली। नर्स और डॉक्टर वहाज उसी की जानिब देख रहे थे। प्लीज़ डॉक्टर, आपका मुझ पर एहसान होगा। दाऊद जब ये पूछे तो उन्हें मत बताइएगा कि बेटा है या बेटी, वो कहने लगी तो डॉक्टर वहाज ने सर हिला दिया और वो बाहर निकल गए। तो अभी बिशा को मुलाजिम ने बताया कि दाऊद को किसी काम से जाना पड़ा था। वहाज ने उसे यहाँ एडमिट कर लिया था, शाम तक उसे डिस्चार्ज मिल जाता। बिशा ने चंद घड़ियों के लिए ही सही सुकून का सांस लिया था। वो नर्स को देखने लगी। ये वही नर्स थी जिसको उसने अपना पेंडेंट दिया था। अब तक दाऊद की निगाह नहीं गई थी, या अगर गई भी थी तो इतने झमेलों में उसने तवज्जो नहीं दी। अगर दे देता तो लाजमी वो उस नर्स को ढूंढ निकालता और वापस ले आता। उसने निगाह फेर ली तो अचानक रूम का दरवाज़ा खुला। उसने आंखें खोली तो सामने यशम खान खड़ा था। वो एक लम्हे के लिए उसको चौंक कर देखने लगी। आप? उसने कहा तो वो उसके नज़दीक आया।
इतने अरसे से तुम्हारी हवेली में रोज़ आता रहा हूँ, सिर्फ ये देखने के कोई ऐसा चोर रास्ता मिले जिसमें तुम्हें आज़ाद करा सकूँ वहाँ से। यशम उसके नज़दीक आया। पिशा हैरानगी से उसे देखने लगी। क्या मतलब, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप जाइए यहाँ से, दाऊद ने देख लिया तो वो आपको नुकसान पहुँचाए। मैं डरता नहीं हूँ उससे, तुम सिर्फ यहाँ से भागने के बारे में सोचो बिशा, ऐसा मौका तुम्हें रोज़ नहीं मिलेगा। यशम उसके बेड के नज़दीक आ गया। और आप ऐसा क्यों चाहते हैं? बिशा को हैरत ही हैरत थी। उसे तो लगा कि यशम खान की ये दादा जान या परी या ये सब चैप्टर शायद उसकी ज़िंदगी के अच्छे दिन थे जो गुजर गए और ख़त्म हो गए। यशम हल्का सा मुस्कुराया और उसके नज़दीक बैठ गया। पिशा को फिक्र तो थी, मगर ये भी तसल्ली थी कि दाऊद यहाँ नहीं है, और वो यशम को देख रही थी जिसके अंदाज़ और अतवार कितने मुख्तलिफ लग रहे थे। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। और तो ये तो आप लोगों ने, अब अगर आप लोगों ने बाकी एपिसोड्स सुन लिए हैं तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह का करैक्टर है दाऊद का और किस तरह की करैक्टर की है बिशा। तो बहुत, वो क्या कहते हैं ना कि बहुत बदतमीज़ है। मुझे दाऊद का करैक्टर शुरू से ही नहीं पसंद था। बहुत एग्रेसिव, मतलब इतना ज़्यादा है, जज्बाती, बहुत ज़्यादा। एक होता है ना बंदा शिद्दत वाला वो बंदा है, तो इतनी ज़्यादा शिद्दत अच्छी नहीं होती, किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं होती। और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। अब यशम आ गया, यशम कहीं मारा ही ना जाए इस चैप्टर में, कहीं वो ख़त्म ही ना हो जाए इस चक्कर में सारे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।